हेलो 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 गाइस, आप लोग कैसे हो? तो पहले वीडियो में मैं अच्छा, इस लेक्चर में मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर टू। तो इस वीडियो में मैं लेक्चर टू बता रहा हूँ। लेक्चर वन में इस वीडियो के जो पहले वाले टॉपिक थे उस बारे में किया था, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट के पहले वाले जो वीडियो है ना, उसमें मैंने this series will be contains a whole chapter, the electrostatics, and there will be upcoming every chapter. Oh, sorry, every series on every chapter of the syllabus. So आज के पढ़ाई को हम शुरू करते हैं यहाँ से। कहाँ से शुरू करेंगे कि दिस इज द एचएलओरा। मैं पहले पिछली बार भी कहा था, एक बार मैं और बोलता हूँ कि दिस इज एचएलओरा बुक which is followed by series for students, and I am suggesting that this book contains everything, so you can um, prepare for board exam, NEET exam, JEE exam, everything from this book. So I am using the reference of this book, and here I am explaining you all the things. ठीक है, तो आज की जो पहला टॉपिक क्या है? द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब जो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हो या फिर एक नेगेटिव चार्ज हो, इस दोनों चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव। धीरे धीरे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ कि पहले प्रॉपर्टी है एडिटिव, दूसरा प्रॉपर्टी है क्या? क्वांटाइजेशन। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। ये पहले भी सी हो रहा था, कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं बस इसमें जो पूरा टर्म्स है ये मैं नहीं करूँगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। आप किताब को जरूर फॉलो कीजिएगा। किताब में जो है वो कोई नहीं बता सकता। किताब इज एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे जो लिखा है आपको वही लिखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछे या फिर लॉ पूछे, वही लिखना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? तो मैं वही बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एडिटिव। एडिटिव क्या होता है? एडिटिव का मतलब है, समझो यहाँ पे एक सिस्टम, लाइक ये एक सिस्टम है और समझो कि यहाँ पे एक चार्ज है, लाइक यहाँ पे +4 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, -1 चार्ज है, -2 चार्ज है, -8 है, +8 और -2 भी है, ठीक है? तो ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है? मतलब system is nothing but an environment where every charge is living. Like यहाँ पे बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ज इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि सिस्टम। तो एक सिस्टम का जो चार्ज है, एक सिस्टम का जो नेट चार्ज है, ये आप ध्यान से सुनना, ये सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो सिस्टम में मौजूद बाकी सारे चार्ज की मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब ये वैल्यू नहीं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में, आपको साइन के साथ देना पड़ेगा कि माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। वो जो पूरा वैल्यू है उस सब का एडिशन है। लाइक कैसे देखो, यहाँ पे मैं मार्क करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत तो गलती करते हैं कि यहाँ पे समझते कि 4 है तो 4 लिखते हैं, तो नंबर 2 में -2 है इसको नहीं लिखते या +2 कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है। पूरा वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है? पूरा वैल्यू कैसे लोगे? 4 प्लस -2 प्लस नेक्स्ट क्या है? अच्छा -2 है, -2 प्लस -10 प्लस 3 प्लस 8 प्लस -1 प्लस +2। तो ये जो सारे चार्जेस है
इस सबको वैल्यू के साथ आपको करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा देखो, 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 2, तो सारे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस जो है माइनस 10 प्लस 3 क्या होता है, माइनस 7 प्लस 8 1 1 माइनस 1 0 2। तो मतलब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का चार्ज है प्लस 2, ठीक है। मतलब ये सिस्टम में जितने भी सारे चार्ज हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस 10 माइनस 8 माइनस 2 बहुत सारे चार्जेस हैं। फिर इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, इस सिस्टम का नेट चार्ज है प्लस 2। तो इज द एडिटिविटी प्रॉपर्टी, और बोल सकते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी, और भी बोल सकते हैं कि इसको कोलैबोरेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि यार चार्ज अपने नेट चार्ज को शो करता है, एक सिस्टम अपने नेट चार्ज को शो करता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्या, क्वांटाइजेशन, जो मैं कैनवास को लगभग क्लियर कर दूं। अच्छा, तो अब क्या आ गया क्वांटाइजेशन, देखिए था इसमें क्या है क्वांटाइजेशन। तो आप समझते हैं कि क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइजेशन का जो फंडा है, ये क्वांटाइजेशन का फंडा एक्चुअल में होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्वांटाइजेशन को मतलब है पैकेट फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में बोल सकते हो कि पैकेट का मतलब क्या है। पहले क्या बोल सकते हो, मैं बाद में बोल सकता हूँ एक्चुअली फंडा क्या है। फंडा ये है कि पैकेट का मतलब है कि अगर आपको कहीं पे भी चार्ज को आप ट्रांसफर करना है, या समझो ये ए बॉडी है या फिर बी बॉडी है, अगर आपको ए से बी में चार्ज ट्रांसफर करना है और बी से भी ए को चार्ज ट्रांसफर करना है, तो आप मतलब एक चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, 2 चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, ऐसे इन नंबर ऑफ चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो। और आप क्या नहीं कर सकते हो, आप हाफ नहीं कर सकते, आप 1/1/2 नहीं कर सकते, आप 1/4 नहीं कर सकते, आप 1/2 नहीं कर सकते। मतलब कोई भी फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पे नहीं चलेगा। ये आप ध्यान से समझ लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपको हाफ नहीं करना पड़ेगा, मतलब हाफ नहीं भेज सकते फ्रॉम एनी चार्ज। If you are sending that to another body, the charge should be in integer form, ठीक है। यहाँ पे integer form होना चाहिए। अब integer form किस चीज़ का होगा, तो हमने जो इनवर्स है, इनवर्स में सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा और इंडिपेंडेंट चार्ज, आप ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलेस्ट चार्ज इन यूनिवर्स क्या है, तो वो है E, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस E प्लस E में कुछ नहीं रख सकता, तो मैं आपको E बता रहा हूँ। E का वैल्यू क्या है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलेस्ट E मतलब सॉरी चार्ज दैट विल बी E का वैल्यू क्या है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आप ध्यान से नोट कर लो कि सबसे छोटा ही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट का इतना गौर क्यों फर्क आया होगा, ये बता रहा हूँ कि और भी बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंट चार्जिंग हम ले सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 इसका मतलब है कि आपको अगर ए से बी में कुछ चार्ज ट्रांसफर करना है तो आप 1 कर सकते हो, मतलब सॉरी 1E, मतलब 1 into E, 2 into E, 3 into E, 4 into E, ऐसे करते 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 आप n into E तक आप कर सकते हैं, ठीक है। वेट इन क्या है, ऑल इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स,
ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो आप ये एक बार पढ़ लेना यहाँ से, ये जो पार्ट है पूरा लिखा हुआ है कि कैसे क्वांटाइजेशन वर्क करता है और कैसे नहीं करता है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का जो लॉ है वो एक मेंटली वेरीफाइड लॉ है, जो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, आप एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन उतना सारा नहीं आता है, तो आप एक बार देख लेना। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज को आपको ट्रांसफर करना है तो आप +1 +2 +3, अगर आपको नेगेटिव चार्ज लगाना है तब आप पॉजिटिव नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज इंडिकेटर्स, ठीक है। लाइक अगर ए से आपको बी तक लेके गया है कि आप 2E पॉजिटिव 2E चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको क्या लिखेगा कि n इज पॉजिटिव, n इम्प्लाइज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे चार्ज ले सकते हो। अगर E से आपको -2E चार्ज लेके आना तब भी हो सकता है, तब भी नहीं हो सकता, सभी बात नहीं है। तो तब क्या होगा, -1 -2E -3 ऐसे, ठीक है। तब को -n, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, n इम्प्लाइज नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। n इम्प्लाइज क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। n एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ट्रांसफरेबल चार्जेस, ठीक है। n एक्चुअली हो रहा है होल इंटीजर्स। मैं पहले बता सकता था कि आप दोनों ही लिख सकते हो, पर कॉज बताने के लिए मैं पहले पॉजिटिव बोला, उसके बाद नेगेटिव बोला, और अभी मैं बता रहा हूँ कि होल इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी हाँ क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों मिलके अगर आपको एक कंक्लूजन पाना है तो आप बता सकते हो कि n is any integers when it is the time of to call the transferable charge from one body to another body, ठीक है। तो यह है आपका क्वांटाइजेशन का फंडा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अच्छा, तो यह आपका नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में आपको कुछ फॉर्मूला है, Q is equal to AD, मतलब आपको कहीं पे भी चार्ज ट्रांसफर करना है, वो प्लस Q हो या माइनस Q हो, कोई भी Q हो, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मास ट्रांसफर ड्यूरिंग द चार्जिंग इज इक्वल टू me into n, ठीक है। तो यूनिट क्या क्या यूज होता है, यूनिट इज मतलब Q and E का यूज होता है कूलम, व्हेन it is a pure integer। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि n is equal to pure integer होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या यूज होता है, E का चार्ज मैंने बताया कि 1.6 × 10⁻⁷ कूलम होना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन क्या क्या है। और मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है 9.1 × 10⁻31 kg और 10⁻28 कूलम, ठीक। तो अगर आपको कोई पूछे कि एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि आप अगर पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे बी बॉडी है। तो A से B की तरफ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर B से B का रिक्वायरमेंट है, लाइक B को अगर न्यूट्रलाइज होना है, ठीक, B अगर समझो कि B नेगेटिव ऑफ 5 × 10⁻⁷ कूलम पे, मतलब ये ऐसे आप सपोज कर लो जी यहाँ पे है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यही +5 × 10⁻⁷ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ मुझे कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या A से B से ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कि सिर्फ इतना ही चार्ज, ठीक है, हो सकता है क्या, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सोच लो, सोच के ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, तो मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस, मतलब A है यस और B है नो,
अगर नो तो वाई नो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगर आपको क्या आंसर होगा, कि येस होगा या नो होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं आपको मैं एक बार फिर से लिख दिया गया मेरा फ़ोन नंबर, आप मुझसे पूछ लेना। अगर आपको नहीं पता है कि आप बहुत कोशिश कर चुके, पहले कोशिश कर लेना, ठीक है। कोशिश करने के बाद अगर नहीं मिला आपका आंसर तो आप मुझे फ़ोन कर लेना इस नंबर पे, तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात बता दो आपको, ये जो किताब है, इस किताब के अंदर जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। हर एग्जाम्पल इस बुक में मतलब इस चैप्टर के नहीं बता, आप पूरे मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो भी है उस सब में जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल का किया हुआ है वो बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको कवर अप करना है। और एक बात, प्रॉब्लम और प्रैक्टिस, इसका भी मतलब मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और आपको आप सोल्यूशन मत देखो, ठीक है। आप इस सारे प्रॉब्लम को आप करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स आप करो। इसमें कुछ अटक गया, कुछ नहीं हो रहा है तो आप मुझे फ़ोन करो इस नंबर पे, मैं आपको क्लियर करूँ, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। अच्छा, वो जो सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा था वो आप देख ही सकते हो, ये कोई छुपाने वाला बात आपको छुपाना चाहिए, मैं छुपाऊँ आपसे, पर आप जरा कोशिश करो कि इसको आप ना ही देखो, ठीक है। तो नहीं देख के आप कोशिश करो। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, देखो, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, मतलब फिक्स है। वही बात, अगर सिस्टम है और सिस्टम में कुछ चार्ज है, समझे प्लस माइनस बहुत सारे चार्ज है, तो कुछ भी हो जाए, मतलब इस सिस्टम अगर इंटैक्ट रहे, अगर कुछ भी करते हो इसमें, तो इस सिस्टम में जो चार्जेस है उस चार्जेस इंटैक्ट रहेगी, माइनस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, सॉरी मतलब नहीं है, ऐसा बात नहीं है, माइनस प्लस हो सकता है पर एक माइनस दूसरी प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो मैं आपको न्यूमेरिकली बता रहा हूँ कि तो यहाँ पे +3 है और -5 है, ठीक है। तो पैरामीटर मतलब प्लस पैरामीटर ये है, माइनस पैरामीटर ये है। अगर कुछ चेंजेस के बाद इसमें कुछ बदलाव आना पड़े, तो अगर समझो कि प्लस जो चार्ज है ये हो गया +4, ठीक है, तो ऐसे हो गया, तो इस सिस्टम में ये -5 नहीं रह सकता, इसलिए वो ऑटोमेटिकली -6 हो जाएगा। मतलब इस सिस्टम जो है, इस सिस्टम में चार्ज क्या है, -2, क्योंकि +3 -5 मिलकर एडिटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, -2। तो अगर आप किसी भी तरीके से इसको प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसको आप प्लस कर दिए, तो ये सिस्टम -5 को कंसिडर नहीं कर सकता, तो खुद ब खुद -6 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज और एक बढ़ जाएगा। तो वो मिलकर क्या हो सकता है, 4 + -6 =-2, ठीक है। अगर मतलब एक ही सिस्टम में अगर कुछ भी आप चेंजेस करो, आप माइनस में चेंजेस करो या फिर प्लस में चेंजेस करो, तो सिस्टम की नेट चार्ज को बनाए रखने के लिए बाकी सारे चार्जेस को चेंज करें, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ कि टोटल चार्ज बाकी नहीं हो सकता, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। और दूसरा क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब अगर आपको पता है कि अगर समझो ये बॉडी है और आपको मिल रहा है कि हमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोला था आपको पिछले वीडियो में क्या कि आप इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, बाहर निकल चुका है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाकर इसमें पॉजिटिव चार्ज को मतलब लैग कर रहे हो, लैग हो रहा है, तो लैग को हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाके कहाँ रहेगा,
जरूर किसी अगर ये हो सकता है या ग्राउंड में चले जाए हो सकता है, या फिर ये दूसरे किसी बॉडी में चला जाएगा, तो दूसरे किसी बॉडी में चला जाएगा तो उसमें जब एक्सेस होगा तो उसमें माइनस हो जाएगा। मतलब अगर एक प्लस चार्ज देख रहे हो और वो मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर ये ग्राउंड में जाएगा या फिर तो ये बी में जाएगा। इसका और एक भी प्रूफ है, देखो समझो यहाँ पे ये एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, तो समझो कि ये सॉरी मैं कर देता हूँ, समझो कि ये दोनों ई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझो कि ये जो टर्म्स है ये ऐसे ही था कि एक सिस्टम में ए और बी को रिलेटेड पार्टिकल था, कहीं भी किसी भी तरीके से ए को आप प्लस करो, ठीक है, तो आप पहले क्या था, जीरो था, अभी भी जीरो ही रहना पड़ेगा, ठीक है, तो आप पर यहाँ पे क्या हो गया, आप दूसरी तरीके से इसको प्लस कर दिए, प्लस वन, तो जीरो रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस वन ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस वन ऑन ऐड करना है, ये मतलब अगर एक सिस्टम के अंदर आप किसी भी चार्ज को प्लस कर दो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला चार्ज माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन बी क्रिएटेड, इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, तो ये है सेकंड पॉइंट। तो इसका कुछ एग्जांपल भी है कि NaCl ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल में ये पॉजिटिव हो गया तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से पता है शायद, ये तो फिशन का है, देखो यहाँ पे क्या है, 0 in 1 plus 92 in 35, तो ऐसे ही है, इक्वल टू क्या है, 56 141 प्लस KR 36 92 प्लस 3 ऑफ प्लस सब एनर्जी आपका है, सॉरी ई नहीं, मतलब यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी 92, मतलब ये क्या है, ये तो प्रोटॉन का नंबर होता है ना, ये तो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो आपको ये कॉन्सेप्ट का है चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज को आप देखो कि ये पहले रिएक्शन के पहले भी था, हाँ हो सकता है कि ये डिवाइड हो चुका है बट कभी घटा नहीं, तो देखो ये जो प्रोटॉन नंबर है और ये जो प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है, उनका प्लस करो क्या हो जाएगा 219, तो रिएक्शन के बाद भी ये 92 ही है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो रिएक्शन के बाद भी ये 92 है और रिएक्शन के पहले भी ये 92 ही था, मतलब क्या है आपका कि कभी भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चाहे रिएक्शन हो जाए, फिशन हो जाए, फ्यूजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे और भी एग्जांपल है, देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्सेस मास, मतलब चार्ज के साथ मास कैसे डिफर करता है, जो चलिए ये करता है, पहले मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मासेस, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सॉरी पेन लेना मैं भूल गया। देखो इसमें बात क्या हो रहा है कि अच्छा, इसमें आप देख सकते हो कि एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू क्या है, एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 by root over of v square minus c square, ठीक है। तो ये क्या है, तो अगर स्पीड के साथ, ठीक है, आपका मास चेंज होता है, तो स्पीड के साथ मास चेंज होने का जो रिलेशन है, तो ये है वो फार्मूला। तो फार्मूला को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि ये जो मास है, ये मास आपका क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब एक बॉडी या फिर रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसका जो मास्टर उसको हम बोलते हैं कि रेस्ट मास, ठीक है। अगर ये समझो बॉडी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड में से मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये जो टर्म है 10 मीटर नहीं सब आप ठीक है, आप 10 मीटर भी पकड़ लो, कोई बात नहीं, 10 मीटर पकड़ लो। तो ये पे भी जो है भी में ये पार्ट बनेगा, मतलब अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड में एक बॉडी मूव कर रहा है तो चलते टाइम उसका मास में निकल रहा हो तो क्या होगा, ये 10 मीटर भी पे आएगा। और सी क्या है, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट उसका क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका अगर स्क्वायर करोगे तो मैं तो 9 होगा, आपको पता ही है। तो मैं पावर की बात करूँ 16 होगा। और ये क्या होगा 10 टू द पावर 4 हो सकता है, 10 टू द पावर 4 नहीं 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है 10 स्क्वायर बाई 10 टू द पावर 6 करोगे तो 1 बाई 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो 1 बाई 10 टू द पावर 4 और ये जो टर्म है बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो बहुत ही अगर छोटा ही होगा तो ये पूरा टाइम 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो पूरा टाइम अगर 1 का बराबर आ जाएगा तो मास मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक बार फिर से लिख दूँगा यहाँ पे कि 1 माइनस समथिंग, चलो 10 स्क्वायर ही पकड़ लेते हैं, तो 10 स्क्वायर और 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर ये भी हम कर ले तो क्या होगा 1 बाई 10 4 बाई 10 16, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि 1 माइनस 1 बाई 10 टू द पावर 12। तो ये टर्म बहुत ही छोटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नियर अबाउट 0 है। तो अगर नियर अबाउट 0 है तो ये पूरा टर्म नियर अबाउट 1 है क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है। तो अगर 1 है तो ये भी नियर अबाउट 1 ही होगा, मतलब ये जो पूरा टर्म नियर अबाउट क्या हो जाएगा 1। तो अगर ये नियर अबाउट 1 हो जाए तो मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू रेस्ट मास। मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है लाइक हम है तुम हो, ठीक है, कोई भी और भी है या फिर कोई गाड़ी वगैरह है, जैसे गाड़ी है या फिर कोई बड़ा पार्टिकल समझो, ये जो है इसका मास बहुत ज़्यादा होता है और जो वेलोसिटी है वो भी 10 टू द पावर 16 क्या मतलब 10 टू द पावर 10 स्क्वायर की भी स्पीड में नहीं जाता है। इसलिए ये जो टर्म है मतलब बड़े बड़े पार्टिकल के लिए ये जो टर्म है ये टर्म इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता, तो इसका मास और रेस्ट मास सेम ही रहता है, ठीक है। पर जो छोटे छोटे पार्टिकल है मतलब उसका क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन का सकते अगर 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 उसका मास इतना है। तो और उसका जो स्पीड क्या है, उसका स्पीड नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है ना। तो वो जो चार्जेस है, वो जो चार्ज पार्टिकल्स है समझिए इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है कोई भी है, उसके लिए ये जो चीज़ है वो मैटर करता है। तो वो अगर स्पीड में जाएगा और अगर वेलोसिटी जितना पास चीज से मिलकर जुड़ जाएगा उसका मास मतलब मोशन मास नॉट रेस्ट मास, मोशन मास उतना ही 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। और समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग हैं जो बल्क प्रॉपर्टी बल्क मैटर है उसके लिए हम लोग का कोई मैटर नहीं करता कि ये फॉर्मूला, बट जो छोटे छोटे पार्टिकल है उस छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ये मैटर करता है क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल है और उसका वेलोसिटी भी लाइट के स्पीड के बराबर ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए चार्ज पार्टिकल के लिए मास और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रिलेशन है तो ये है, आप रीडिंग पढ़ लेना आपको थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द पेन है कंपैरिजन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास। ये आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली आता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये आप रीडिंग कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको नीचे कमेंट बॉक्स या फिर मैं जो नंबर आपको दिया है उसमें पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी आता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा और बढ़िया सा टॉपिक है इसमें क्या है कि कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब लॉ क्या होता है ये बताता हूँ आपको। कूलम्ब लॉ एक्चुअली होता क्या है, अरे यार पिन कार्ड है, चलो। तो क्या है इन 1725 एक साइंटिस्ट था जो फ्रेंच फिजिसिस्ट था
उसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, मतलब सीए कूलम्ब। उसने एक एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, ठीक है, यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस मतलब आपको इतना अच्छा पता नहीं होगा शायद, पर आप समझ लो कि टॉर्शन बैलेंस हमको कोई मेथड है। इस मेथड से उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि एक स्फीयर, जो चार्ज स्फीयर है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। दोनों के जो स्फीयर्स है, इस स्फीयर्स की जो टेंशन है, टेंशन नहीं मतलब एट्रैक्शन बोलो या फिर रिपल्शन बोलो, ये दोनों चीज की मेजरमेंट किए थे। तो उसने कूलम्ब लॉ क्या स्टेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो कूलम्ब लॉ क्या स्टेट करता है? कूलम्ब लॉ ये स्टेट करते हैं कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अच्छा, मैं एक बार ड्राइंग को अच्छी तरीके से करता हूँ। ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ड्राइंग अच्छी नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। राइट, similarly, ये एक चार्ज स्फीयर है और ये एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो ये इसका सीएम है, मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये इसका सीएम है, और ये उसकी जॉइनिंग लाइन, ठीक है। बहुत अच्छा मैं ड्राइंग कर रहा हूँ इसका, आप इग्नोर करो, ठीक है। यहाँ पे जॉइनिंग लाइन है। तो अगर ये प्लस Q1 है, ठीक है, और प्लस प्लस छोड़ो, प्लस की बात बाद में कर लेना, ठीक है। अभी सिर्फ Q1 समझो। ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ओके। तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो और इसका बीच का डिस्टेंस है क्या, R एक यूनिट है, जो इस बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करता है। तो क्या बोल रहे थे कि जो फोर्स है, फोर्स क्या है, फोर्स कुछ भी सकता है। अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो रिपल्शन हो सकता है, अगर ये प्लस है, ये माइनस है तो एट्रैक्शन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिपल और एटीटी, ठीक है। तो मतलब एट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी फोर्स है, इसको क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल विद, मतलब क्या होगा कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं प्लस माइनस क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर ये प्लस भी होगा या फिर माइनस भी होगा, उससे कूलम्ब का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला था कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, मतलब ये वैल्यू, समझ रहे हो आप, कि अगर प्लस 3 है या फिर माइनस 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू फर्क पड़ेगा, कब पड़ेगा, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव, ये सिर्फ पता लगाने के लिए ये वैल्यू आपको चाहिए। अदरवाइज ये जो ये साइन आपको चाहिए, अदरवाइज इन वैल्यूज से ये फॉर्मूला है क्या है, तो इसका जो वैल्यू है, उस दोनों का जो वैल्यू है, उस वैल्यू का मल्टीपल, मतलब Q1 इंटू Q2। ये फर्स्ट स्टेटमेंट उसने दिया था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल विद Q1 इंटू Q2। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ये प्रोपोर्शनल विद 1/r², मतलब उसने क्या बोला था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इस दोनों का जो चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज का बीच का डिस्टेंस, आप डिस्टेंस ऐसे मत पकड़ लेना कि यहाँ पे शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये डिस्टेंस नहीं, दिस इज नॉट द डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से शुरू हो गई, मतलब ये तो स्फीयर है एक्चुअली, ये तो सर्कल नहीं है। आप समझ लो कि सेंटर ऑफ सर्कल बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली स्फीयर है, ठीक है, एज ए स्फीयर है। इसका एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये अगर स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास है, और उसमें से आके यहाँ पे भी एक स्फीयर है, उसके सेंटर ऑफ मास तक ये जा रहा है। सेंटर ऑफ मास जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उस लाइन की आर हम बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द
टू सेंटर ऑफ मासेस ऑफ टू चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस या फिर सेम चार्जेस कोई हो सकता है, और उसका वैल्यू में आर, तो उसका 1/r² है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एफ प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, Q1 into Q2 divided by r², ये अगर 1 है अगर 2 है तो from 1 and 2 we can get क्या, from 1 and 2 we can get F is equal to Q1 Q2 divided by r²। तो अगर ये है तो F is equal to करने के लिए आपको कोई मतलब चाहिए ना, क्या मतलब आपको एक कांस्टेंट टर्म को जरूरत है, तो आप ये लिखो K is equal to Q1 F is equal to K1 Q2 by r² into K। अब ये जो K है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि इसका कोई नाम है, नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो K एक्चुअली क्या होता है, K होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड द सिस्टम लिमिट्स चोजन फ्रॉम मेजर Q1 Q2 and R। तो समझो ना, आप आसान में मैं आपको बता रहा हूँ K क्या है। अगर ये वैक्यूम में, समझो ये जो सिस्टम है ये अगर वैक्यूम में है, ये अगर एयर में है, ये अगर वाटर में है, ये अगर केरोसिन में है, कुछ भी है, ग्लिसरीन में है, जहाँ पे भी जाएगा इस सारे वैल्यूज इस K का डिफरेंट होगा। अभी हाँ K का एक्चुअली डिफरेंट होगा, पर K का डिफरेंट होने के साथ साथ और कुछ ये पूरा डिफरेंट नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, देखो K एक्चुअली उनको डिफाइन किया था ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, बंगाली में बोलते हैं तड़ित भेद्यता, ठीक है, इंग्लिश में बोलता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। हिंदी में पता नहीं है, सॉरी ब्रदर्स जो भी सुन रहे हो, मुझे हिंदी इतना आता नहीं है, फिर कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट ये डिनोट करता है द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एट वैक्यूम, मतलब स्पेस या शून्य स्थान में जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अगर चेंज हो जाए, लाइक यहाँ पे एयर आ जाए, ग्लिसरीन जो मैं मीडियम में आपको पहले बता चुका हूँ, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ G, एप्सिलॉन ऑफ एयर, ऐसे हो जाएगा। मतलब हर एक मीडियम के लिए एप्सिलॉन अब चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा तो K भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, देखो आप, एप्सिलॉन का वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 8.857 × 10⁻²4, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि K का वैल्यू होता है नॉर्मल, मतलब वैक्यूम में अगर स्पेस में है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट कैसे निकालते हैं ये आपको मैं सिखा देता हूँ कि आप मतलब आप भूल ना जाओ, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको आ जाएगा फॉर्मूला का। तो ये क्या है, फोर्स है इंटू K, Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। तो अगर ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर मैं इसका यूनिट का एनालिसिस करता हूँ तो F क्या है, न्यूटन है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन को मैं यहाँ पे खींच नहीं रहा हूँ, मतलब न्यूटन का इसका यूनिट है, ठीक है। K को हम निकालना पड़ेगा, चार्ज का है कूलम इंटू कूलम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम टू द पावर -2। तो K का वैल्यू एक्चुअली क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2, ठीक है। देखो यही है यहाँ पे, ये देखो ये है इसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन का मैं बता दिया ये सब कुछ आपको। अच्छा, और एक बात है कि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम जो चार्ज है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको इस क्वेश्चन से ही आपको बता रहा हूँ। अब देखो A फिजिकल टू क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो A फिजिकल टू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9 आपको पता है। Q1 Q2 क्या है, समझ लो। अब यहाँ पे मैं 1 कूलम दो चार्ज ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है, ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइड बाई, और इसमें जो डिस्टेंस है इसको हम ले रहे हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो A फिजिकल क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो 1 कूलम का डेफिनेशन ये है, अगर दो चार्ज यूनिट डिस्टेंस पे है, अगर दो, ध्यान से सुनना है, ठीक है, अगर दो चार्ज, ये दो चार्ज अगर यूनिट डिस्टेंस पे है, यूनिट का मतलब 1 यूनिटी डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंस पे है, और उस दोनों का मतलब हाँ, अगर दो चार्ज यूनिट डिस्टेंस पे है और उस दोनों के बीच के जो फोर्स आपको महसूस हो रहा है, मतलब एट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, ये दोनों के बीच के जो फोर्स आपको महसूस हो रहा है, ये अगर 9 इंटू 10⁹ के बराबर है, तो इस दोनों चार्जेस को आप 1 कूलम कह सकते हो, ठीक है। तो ये है 1 कूलम की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया, और क्या बताया आपको कि किताब का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है उसका डेफिनेशन। तो कूलम है एसआई यूनिट में, और इस मतलब जो सीएस यूनिट है, सीएस यूनिट में क्या हो सकता है उसको, स्टेट कूलम या फिर ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 1 ईएसयू ऑफ चार्ज और 1 स्टेट कूलम इज दैट चार्ज व्हिच रिपेल्स आइडेंटिकल चार्जेस at the distance of centimeter with the force of 1 time, ठीक है। अगर मतलब सीरीज में आ गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो एक और बात आपको बता रहा हूँ कि इसका रिलेशन है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू क्या है, 1/10 EMU ऑफ चार्ज। ये रिलेशन आप याद कर लेना, और एक बार आप अगर नोट कर रहे हो मेरा लेक्चर तो बहुत अच्छा लगा, आपको इसमें पे नोट भी कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। अच्छा, और एक रिलेशन क्या है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पे एक बात आपको पता चल जाएगा शायद कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU ऑफ चार्ज, 1/10 EMU ऑफ चार्ज, ये पे यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये खराब हो गया। तो ये 1 EMU है और 3 × 10⁹ ESU है। तो 1 EMU क्या हो रहा है, 3 × 10⁹ × 10 ESU। तो 1 EMU इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 10 ESU। ये भी आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन आपको क्या पढ़ाएंगे, अच्छा आप कूलम लॉ अच्छे तरीके से समझ के और यहाँ पे समझ नहीं गए हो, ये मुझे एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। और अगले दिन हम पढ़ाएंगे क्या, हम पढ़ाएंगे इसका जो मतलब वेक्टर फॉर्म है, और उसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे, और इसका जो मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह है वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग। और मैं आई होप कि अच्छा पहले वीडियो में मेरा साउंड बहुत मतलब ब्रेक हो रहा था, ठीक है, वो मैं पता नहीं चला, बाद में पता चला। ऐसा करते हो कि ये साउंड अच्छा होगा, तो कमेंट करो यार कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुछ लाइक वगैरह करो कि अच्छा लगे। तो बस इतना ही, आप ध्यान रखिए आपका, लॉकडाउन में अच्छे रहिए और खुशी रहिए। चलिए, गुड नाइट, अलविदा।